हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीए 6 सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे और आज की क्लास में मैं आप लोगों को दूसरे पेपर के चौथे यूनिट का अध्ययन कराऊंगा। आप लोगों के इस पेपर का जो चौथा यूनिट है वो भारत सरकार के द्वारा जो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण पहलें की गई हैं या कुछ नवाचार किए गए हैं उनसे रिलेटेड है। इस यूनिट का नाम है इनिशिएटिव एंड इनोवेशन, यानी पहले और नवाचार। तो कैसी पहले और कैसे नवाचार जो शिक्षा के क्षेत्र में किए गए, और इन नवाचार और इन पहलों के माध्यम से अपने देश के जो छात्र छात्राएं हैं उनको बेहतर प्रकार से शिक्षा देने की पूरी कोशिश की गई है, उसके लिए प्रयास किया गया है और उसके लिए नई नई चीज़ों को डेवलप किया गया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो नवाचार हैं, उसमें देखिए एजुसेट है, एजुकॉम है, मोक्स है, स्वयं है, OERS है यानी ओपन एजुकेशनल रिसोर्स इसको कहते हैं, ई जर्नल है, ई मैगजीन होती हैं। उसके बाद फिर देखिए NAD यानी नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी है, NIRF जिसको नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क नाम से जाना जाता है, और ई पाठशाला है। तो इस प्रकार से ये इतनी सारे जो नवाचार और पहले हैं ये शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इन्हीं को आपको इस पेपर में पढ़ना है। तो चलिए आइए देखा जाए इन सभी को एक एक करके कि ये क्या हैं और इनका शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार का योगदान है। ठीक है, चलिए देखा जाए। हाँ देखिए, जैसा कि देखिए आज हम लोग को पढ़ना है यूनिट 4। यूनिट 4 का देखिए नाम क्या है, इनिशिएटिव्स एंड इनोवेशन, यानी पहल एवं नवाचार। तो शिक्षा के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपने देश की सरकार के द्वारा कौन कौन सी पहलें की गई हैं, कौन कौन से नवाचार हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो जिनमें से सबसे पहले हम लोग को देखना है एजुसेट के बारे में। यह देखिए एक प्रकार का भारत सरकार के द्वारा विकसित किया गया शैक्षिक उपग्रह यानी एजुकेशनल सैटेलाइट है, जिसके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। देखिए इसका परिचय देख लेते हैं। एजुसेट देखिए भारत का पहला शिक्षा आधारित उपग्रह है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो श्रीहरिकोटा में स्थित है वहां से 20 सितंबर 2004 को लॉन्च किया गया है। यानी यह आज से लगभग 20-21 साल पहले लॉन्च किया गया एक भारतीय शैक्षिक उपग्रह है, और यह भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया पहला शैक्षिक उपग्रह है। ठीक है, यह उपग्रह देखिए GSAT-3 के नाम से भी जाना जाता है। इस उपग्रह के द्वारा देखिए स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक की कक्षाओं के लिए शिक्षण पाठ्यक्रम, शिक्षण जो सामग्री है उपलब्ध कराई जाती है। इसका देखिए प्रमुख उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देना, दूरस्थ शिक्षा के लिए सुलभ और किफायती मंच प्रदान करना, शिक्षकों और छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को जोड़ना और शिक्षा को डिजिटल माध्यम से सुदृढ़ बनाना। यानी इतने सारे इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। उसके बाद फिर देखिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कौन कौन से लोग करते हैं। तो इसका देखिए आभासी कक्षा यानी वर्चुअल क्लासरूम में इसका उपयोग किया जाता है, व्याख्यान के रूप में उपयोग किया जाता है, सेमिनार और ट्यूटोरियल के प्रसारण के लिए उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के ये सारे कार्यक्रम देखिए एक जगह कहीं आयोजित होते हैं और उसका प्रसारण पूरे भारत में कराया जाता है। पूरे भारत के बच्चे वेबिनार में शामिल हो जाते हैं, पूरे भारत के बच्चे किसी आभासी कक्षा में शामिल हो जाते हैं। आप लोग विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन क्लास वगैरह जो करते हो ये इन्हीं सारे उपग्रह की वजह से संभव हो सकता है। उसके बाद देखिए विभिन्न विश्वविद्यालयों और स्कूलों में विज्ञान, गणित और अन्य विषयों के अध्ययन हेतु वीडियो के रूप में प्रसारण कराया जाता है। देखिए भारत सरकार के द्वारा कुछ डिश टीवी पे चैनल भी शुरू किए गए हैं, जिसके माध्यम से स्टूडेंट को बहुत विषयों को पढ़ाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको पढ़ने में बहुत आसानी होती है। उसके अलावा फिर देखिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं
जो स्कूल कॉलेज नहीं जा पाते किसी समस्या की वजह से, आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से, तो उनको डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से, दूरस्थ एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए भी यह उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इसके बहुत महत्वपूर्ण बनाती हैं। फिर उसके बाद देखिए अगला जो इनिशियल्स और इनोवेशन है वो है एजुकॉम। ये देखिए क्या है कि एजुकॉम सॉल्यूशन एक भारतीय कंपनी है जिसने भारत में स्मार्ट क्लासेस और डिजिटल लर्निंग का मार्ग प्रशस्त किया है। इसकी शुरुआत देखिए 1994 में हुई और इसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को डिजिटल और इंटरैक्टिव बनाना है। इसकी देखिए क्या विशेषताएं हैं। स्मार्ट क्लास के माध्यम से डिजिटल सामग्री का शिक्षण कराना, एनिमेशन, ऑडियो वीडियो और 3D मॉडल के द्वारा सीखने में रुचि बढ़ाना, शिक्षकों और छात्रों को डिजिटल शिक्षण उपकरण प्रदान करना, ये सारी चीजें इसके माध्यम से प्रदान की जाती हैं। इसका प्रभाव देखिए क्या हुआ है इसके आने से। भारत में 15,000 से अधिक स्कूलों में एजुकॉम स्मार्ट क्लासेस का उपयोग किया जा रहा है और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से छात्रों को अधिक व्यवहारिक और समृद्ध शिक्षा प्रदान की जा रही। एक प्रकार से ये सारी चीजें जो हैं डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई हैं। यानी छात्रों को विभिन्न प्रकार के डिजिटल माध्यमों से किस प्रकार से कम समय में बेहतर तरीके से पढ़ाया जाए, उनको कम खर्च में अच्छी शिक्षण सामग्री प्रदान की जाए, उनको कहीं दूर दराज के क्षेत्र में जाने से सुविधा मिले, उनकी पहुंच अच्छी हो, तो ये सारी चीजें करने के लिए इसको शुरू किया गया था। इसके बाद फिर देखिए अगला जो है वो है MOOCs, जिसको हम लोग देखिए MOOCs शॉर्टकट का नाम है, इसका फुल फॉर्म है देखिए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, जिसको हिंदी में बृहद मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम के नाम से जाना जाता है। देखिए ये ऐसे पाठ्यक्रम होते हैं, ऑनलाइन पाठ्यक्रम होते हैं जो बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के लिए या तो मुफ्त या नाम मात्र के शुल्क पर उपलब्ध कराए जाते हैं। इसकी देखिए क्या विशेषताएं होती हैं। ऑनलाइन शिक्षण मंच होता है जहां हजारों छात्र एक साथ पढ़ सकते हैं। इसके द्वारा देखिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, जिसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और शिक्षाविदों द्वारा डिजाइन किया जाता है, यानी इसमें जो शिक्षा प्रदान की जाती है बहुत बेहतर क्वालिटी की होती है और इसको डिजाइन करने के लिए जो वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटी हैं वो इसमें योगदान देती हैं और वहाँ के जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वो लोग इसको तैयार करते हैं। इसमें देखिए विभिन्न प्रकार के वीडियो लेक्चर होते हैं, असाइनमेंट होते हैं और ऑनलाइन टेस्ट भी आयोजित कराया जाता है। यानी इनके माध्यम से शिक्षा लेने वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको ये सारी सुविधाएं दी जाती है। उनको क्लास भी दिया जाएगा, उनको असाइनमेंट भी दिया जाता है और उनका टेस्ट भी लिया जाता है। देखिए इस प्रकार से शिक्षा प्रदान करने के मामले में देखिए अमेरिका के बाद अपना देश जो है दूसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता देश बन गया। यानी सबसे ज्यादा इस प्रकार के प्लेटफॉर्म का उपयोग USA में किया जाता है और उसके बाद दूसरे नंबर पर अपना देश भारत है। देखिए कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो MOOCs से रिलेटेड हैं जिसमें ये प्रसिद्ध हैं। जैसे देखिए कोर्सेरा, EDX, यूडेमी, ये तीनों जो है USA के प्लेटफॉर्म है। यानी MOOCs से संबंधित जो प्लेटफॉर्म ये USA के। उसके बाद देखिए अपने भारत में भी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म जिसमें देखिए स्वयं है, यह भारत सरकार की पहल है। MOOC IT है, ये IIT कानपुर की पहल है। उसी प्रकार देखिए NPTEL है, यह IIT बंगलुरु और 7 अन्य IIT की संयुक्त पहल है। उसके बाद फिर देखिए IIT BX है, यह IIT बॉम्बे के द्वारा शुरू किया गया। तो ये जो महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है ये MOOCs के अंतर्गत आते हैं, जिसके द्वारा बेहतर प्रकार की उच्च क्वालिटी की शिक्षा प्रदान की जाती है। इसका देखिए उपयोग क्या होता है। इस प्रकार के जो प्लेटफॉर्म हैं, इस प्रकार के जो शिक्षा माध्यम है, इससे छात्र घर बैठे अपनी गति से विषयों का अध्ययन कर सकते हैं और प्रोफेशनल डेवलपमेंट और कैरियर उन्नति के लिए विशेष प्रकार के पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर सकते हैं। उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कम शुल्क में बेहतर प्रकार के जो स्किल से रिलेटेड जो कोर्स है वो यहाँ पर कराए जाते हैं। ठीक, तो ये था MOOCs के बारे में। अब देखिए अगला है स्वयं। स्वयं इसका देखिए फुल फॉर्म होता है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। यह देखिए भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एक डिजिटल शिक्षा पहल है
जो जुलाई 2017 में शुरू की गई थी। इस पहल का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को मुफ्त और सुलभ बनाना है। यह मंच देखिए शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांतों पहुंच, समानता और गुणवत्ता को हासिल करने के लिए बनाए गए। यानी भारत सरकार के द्वारा जो शिक्षा के क्षेत्र में 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत निर्धारित किए गए थे कि शिक्षा तक सबकी पहुंच सुनिश्चित की जाए, सबको समान रूप से शिक्षा दी जाए और सबको बेहतर और गुणवत्ता शिक्षा दी जाए। तो इन तीनों सिद्धांतों को पूर्ण करने में यह महत्वपूर्ण योगदान निभाता है और उसी के लिए इसको बनाया गया है। इसकी देखिए विशेषताएं क्या है कि इसके ऊपर जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर जो पाठ्यक्रम उपलब्ध है वो क्लास 9 से लेकर यूनिवर्सिटी के लेवल तक का यहाँ पर सिलेबस या करिकुलम उपलब्ध है। यानी क्लास 9 से लेकर स्नातकोत्तर तक के बच्चे इस पर पढ़ाई कर सकते हैं। यदि कोई बच्चा इस पर पढ़ना चाहता है तो क्लास 9 के कोर्स से लेकर उसको MA, MSc, MCOM ये सारे कोर्स भी उपलब्ध हैं। इसमें जो कोर्स होते हैं वो मुफ्त ऑनलाइन कोर्स होते हैं और इसमें इनको प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। यदि कोई स्टूडेंट यहाँ से पढ़ाई कर रहा है, कोई कोर्स कर रहा है तो उसको प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाता है। इसमें देखिए भारत सरकार के द्वारा UGC, AICT, IGNOU, IIM, NPTEL, NCERT, NIOS, CEC, NITTR और INI जैसी संस्थाओं के सहयोग से इसको संचालित किया जाता है। यानी इतने महत्वपूर्ण जो संस्थान है, नियामक एजेंसियां हैं, इनके सहयोग से इस प्लेटफॉर्म को संचालित किया जाता है, जिसकी वजह से काफी क्वालिटेटिव माना जाता है। आप लोगों को कभी चेक करना हो तो अपने मोबाइल पर स्वयं लिखकर जब आप सर्च करेंगे तो इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी और उस पर आपको विभिन्न प्रकार के कोर्स दिखाई देंगे। अभी देखिए जो अपने राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं इनमें भी स्वयं कोर्सेज को अप्लाई करने की बात कही जा रही है और हो सकता है आने वाले वर्षों में आप लोगों के BA, BSc, BCom में भी इसको शामिल कर दिया जाए। जैसे आप लोग विभिन्न प्रकार के कुछ सब्जेक्ट होते हैं जैसे फूड, न्यूट्रिशन, एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ते हैं तो उसी तरह से यह भी आपके पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया जाएगा। अब देखिए कब किया जाता है इसको। देखिए इसके पाठ्यक्रम का जो क्षेत्र होता है वो विज्ञान, मानविकी, प्रबंधन, सामाजिक विज्ञान और व्यावसायिक शिक्षा। यानी इस पर जो पाठ्यक्रम उपलब्ध है वो सभी श्रेणियों के विज्ञान से भी रिलेटेड हैं, ह्यूमैनिटी से भी रिलेटेड हैं, मैनेजमेंट से भी रिलेटेड हैं, सोशल साइंस से भी रिलेटेड है और वोकेशनल एजुकेशन से भी रिलेटेड। जो छात्र जिस प्रकार की शिक्षा चाहता है वो उस प्रकार की शिक्षा इससे प्राप्त कर सकता है। इसका उपयोग देखिए कहाँ कहाँ किया जाता है। छात्र ऑनलाइन कोर्स करके प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षक और शोधकर्ता भी अपने ज्ञान को अपडेट कर सकते हैं। ये केवल छात्रों के लिए ही उपयोगी नहीं है बल्कि जो टीचर्स हैं, जो रिसर्च करने वाले हैं, शोधकर्ता हैं, उनके लिए भी बहुत सारे इसमें मटेरियल हैं जो जिससे वो उस चीज़ को पढ़ के वो अपने ज्ञान को और भी अपडेट कर सकते हैं और भी उन्नत कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जो छात्र इस पर ऑनलाइन कोर्स करके विभिन्न प्रकार के कौशल विकसित करते हैं उनको अलग अलग रोजगारों में जाने के लिए बहुत फायदा मिलता है। ठीक है, अब देखिए अगला जो है वो है OERS, जिसका फुल फॉर्म है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, यानी मुक्त शैक्षिक संसाधन। देखिए इसके बारे में जान लेते हैं कि OERS वे शिक्षण, अधिगम और अनुसंधान संसाधन हैं जो सार्वजनिक रूप से मुफ्त में उपलब्ध होते हैं और उपयोगकर्ताओं द्वारा संशोधित, पुनः उपयोग और साझा किए जा सकते हैं। यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर विभिन्न प्रकार के संसाधन मुफ्त में मिलते हैं। उसमें छात्रों के लिए भी, शिक्षकों के लिए भी, अनुसंधानकर्ताओं के लिए भी इन संसाधनों का वो उपयोग कर सकते हैं, उसमें एडिट कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं और उसको एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं होती। ये देखिए किस प्रकार से होता है। इस पर विभिन्न प्रकार की पाठ्य पुस्तकें होती हैं, वीडियो लेक्चर होता है, असाइनमेंट होता है और कुछ वीडियो पाठ्यक्रम भी उपलब्ध होते हैं। इसमें देखिए मल्टीमीडिया एप्लीकेशन भी होता है और सॉफ्टवेयर भी होता है। यानी इतने रूपों में इसको प्रदान किया जाता है, जिसको जैसी जरूरत हो उसको इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसका उपयोग देखिए कहाँ किया जाता है।
विद्यार्थियों को स्वयं अध्ययन के लिए संसाधन उपलब्ध कराने के लिए, शिक्षकों के लिए पाठ्य सामग्री का पुनः उपयोग और अनुकूलन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके देखिए प्रमुख स्रोत कहाँ से, यानी ये कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो ये देखिए NPTEL की वेबसाइट से मिल सकता है, MIT से मिल सकता है, ओपन कोर्सवेयर नामक जो वेबसाइट है वहाँ से मिल सकता है, खान एकेडमी आप लोग जानते होंगे वहाँ से मिल सकता है, और स्वयं की वेबसाइट से मिल सकता है। यानी ये जो रिसोर्स होते हैं इतने सारे प्लेटफॉर्म से आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं दिया पाए। ठीक, आप देखिए अगली चीज है ई जर्नल। ई जर्नल, ई जर्नल देखिए ऐसे शैक्षणिक और शोध प्रकाशन होते हैं जो ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध होते हैं। यानी यह भी एक प्रकार का ऑनलाइन स्टडी मटेरियल होता है जो शिक्षा और शोध के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए इसकी क्या विशेषताएं होती हैं कि यह विभिन्न विषयों पर शोध पत्र और लेख के लिए उपयोगी होता है। इससे शोधकर्ताओं और शिक्षकों को नवीनतम शोध से अवगत कराने में बहुत सहायता मिलती है। इसके अलावा देखिए पीयर रिव्यू और स्वतंत्र शोध पत्रों का प्रकाशन करने में इससे सहायता मिलती है। यदि किसी व्यक्ति को रिसर्च करना है किसी टॉपिक पर तो उसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनको वेबसाइट से डाउनलोड करिए, पढ़ के अच्छे तरीके से उसके बारे में जानकारी हासिल करिए और फिर अपने रिसर्च को बेहतर बनाने का प्रयास करिए। ठीक, इसका उपयोग देखिए करता कौन है, अनुसंधानकर्ता करते हैं जो नवीनतम शोध जानकारी प्राप्त करते हैं। इससे शिक्षण और अनुसंधान में इससे सहायता मिलती है। इसके जो प्रमुख स्रोत हैं देखिए क्या है, JSTOR है, स्प्रिंगर है, IEEE एक्सप्लोर है और गूगल स्कॉलर है। इस प्रकार से देखिए ई मैगजीन के लिए ये सारी वेबसाइट जब आप ओपन करेंगे तो उस पर आपको विभिन्न प्रकार की ऐसी मैगजीन उपलब्ध हो जाएंगे, जर्नल उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला है ई मैगजीन यानी इलेक्ट्रॉनिक मैगजीन। ऐसा देखिए होता कब है कि हम लोग कभी कभी क्या है कि बहुत सारी चीज़ों के लिए किताब खरीदते थे पहले। अब क्या है, जैसे बहुत से लोग अब अखबार भी नहीं खरीदते हैं, अब उनके मोबाइल पर ई माध्यम से यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी अखबार पढ़ने को मिल जाता है। उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की पुस्तकें भी हैं जो आपको खरीदनी ना पड़ती हैं, यानी किताब के रूप में न लेके बल्कि आप उसको PDF फॉर्म में ऑनलाइन माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिलती हैं तो उन्हीं को ई मैगजीन के रूप में कहा जाता है। जैसे देखिए ई मैगजीन ऐसी डिजिटल पत्रिकाएं हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होती हैं। यानी एक प्रकार की ये डिजिटल पत्रिकाएं होती हैं जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलती हैं। इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, देखिए ये मनोरंजन से संबंधित होती हैं, शिक्षा से संबंधित होती हैं, विज्ञान से, साहित्य से और अन्य क्षेत्रों से संबंधित पत्रिकाएं होती हैं। इसकी जो सामग्री होती है बहुत ही इंटरैक्टिव होती है और इसमें मल्टीमीडिया के साथ बेहतर अनुभव आपको देखने को मिलता है। यानी ये अच्छी चित्रकारी से सुसज्जित होती हैं, इसमें विभिन्न प्रकार की डिजाइनिंग की गई रहती है, तो ये कलरफुल होती हैं जिससे पढ़ने में आपको बहुत आनंद मिलेगा। यानी आपको उस प्रकार की पुस्तक के जैसा अनुभव डिजिटल माध्यम में पढ़ने से भी मिलता है। ठीक, इसका उपयोग करता कौन है, विभिन्न प्रकार के जो पाठक होते हैं वो नवीनतम विषयों पर अद्यतन जानकारी के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा देखिए विभिन्न विषयों पर व्यापक ज्ञान और अनुसंधान सामग्री इकट्ठा करने के लिए जो रिसर्चर होते हैं वो करते हैं। देखिए इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण मैगजीन है उसमें देखिए इंडिया टुडे बहुत प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए भारत सरकार के द्वारा एक योजना मैगजीन आती है वो है। उसी प्रकार से देखिए भारत सरकार के द्वारा ही कुरुक्षेत्र नाम की एक मैगजीन जारी की जाती है, वो बहुत ज़्यादा उपयोग की जाती है। उसके बाद देखिए डाउन टू अर्थ नामक मैगजीन है, इसका भी उपयोग बहुत सारे स्टूडेंट छात्र छात्राएं करते हैं। योजना और कुरुक्षेत्र ज़्यादातर UPSC के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं और ये जो मैगजीन जो होती है उनके लिए बहुत ही उपयोगी होती है। तो इस प्रकार से वो लोग इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद फिर देखिए अगला जो है NAD है। NAD का फुल फॉर्म है नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी, यानी राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपोजिटरी का मतलब होता है डिजिटल मंच है जहां पर विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों को इकट्ठा रखा गया रहता है। तो यह देखिए NAD जो है भारत सरकार के द्वारा संचालित एक डिजिटल मंच है
जहां पर छात्रों के प्रमाण पत्रों को, उनके डिग्रियों को और अन्य शैक्षिक दस्तावेजों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखा जाता है। इस प्रकार से देखिए, आप लोग देखते होंगे कि जब आप लोग बीए में एडमिशन कराए थे तो आप लोगों का इस पर रजिस्ट्रेशन कराया गया था, और इस पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी जो सर्टिफिकेट है, जो मार्कशीट है, आपको इसी पर उपलब्ध हो जाती है। देखिए, इसका लक्ष्य क्या रखा गया है कि प्रमाण पत्रों की सुरक्षा और प्रमाणीकरण के लिए, यानी इस पर जो प्रमाण पत्र रखे जाएंगे वो सुरक्षित रहेंगे और प्रमाणित माने जाएंगे। उसके बाद फिर देखिए, इससे छात्रों को अपने दस्तावेज को डिजिटल माध्यम से साझा करने में भी बहुत सुविधा होगी। यदि किसी व्यक्ति को भेजना है, कहीं ज़रूरत है, तो वो इसका उपयोग करके आराम से दूसरे व्यक्ति को उसका कॉपी दे सकते हैं, और कहीं ले आने के लिए हार्ड कॉपी ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसका देखिए लाभ क्या होता है। इससे जो दस्तावेज होते हैं वो सुरक्षित और कभी भी उपलब्ध हो सकते हैं। इससे नकली प्रमाण पत्रों को रोकना संभव होगा, यानी नकली जो प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं वो बनाने बंद हो जाएंगे और लोग इसी का उपयोग ज़्यादा करेंगे। देखिए, इसका उपयोगकर्ता कौन है। विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालय और कॉलेज अपने दस्तावेजों को डिजिटल रूप में संग्रहित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा देखिए, प्रमाण पत्रों की सत्यता जांचने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, और यह एक बहुत आसान तरीका माना जाता है। इसका देखिए सबसे अच्छा उदाहरण अगर आप लोगों को देखना है, क्योंकि आप लोग बीए में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप लोगों को डिजी लॉकर, आप लोगों ने सुना ही होगा, डिजी लॉकर है। उसके बाद फिर देखिए, आप लोगों ने समर्थ पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराया है, ये समर्थ पोर्टल। तो ये दोनों जो हैं इसी प्रकार से जो है एनएडी के द्वारा ही डेवलप किए गए हैं। ठीक है, तो इन पर देखिए आप लोगों को ये सब चीज़ें क्यों बनवाई गई कि आपके जितने भी प्रमाण पत्र होंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे, आपके एडमिशन से, परीक्षा से संबंधित जो सारे कागजात होंगे, सब इस पर आपके मौजूद रहेंगे। तो इससे ना उनको खोने का डर रहेगा, ना नष्ट होने का डर रहेगा। आप जब चाहे जैसे इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला है देखिए NIRF। NIRF इसको देखिए फुल फॉर्म क्या है इसका, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, यानी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसकी शुरुआत देखिए भारत सरकार के द्वारा अपने देश में जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनको रैंक प्रदान करने के लिए की गई थी। यानी पूरे भारत में कौन कौन से ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं, कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं, कौन कौन से ऐसे संस्थान हैं जो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जो पूरे भारत में छात्रों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और नए नए नवाचार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, नए नए शोध कर रहे हैं। तो उन सारे संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करके उनको और भी आगे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। तो देखिए NIRF भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंक करने के लिए 2015 में शुरू किया गया एक ढांचा है। इसको शुरुआत 2015 में कर दिया गया था, लेकिन इसने 2016 से रैंकिंग जारी करना शुरू किया है, और अभी हाल फिलहाल में अगस्त 2024 में इसका 9वां संस्करण जारी किया गया है। फिर अभी आगे आने वाले समय में जुलाई अगस्त में इसका 10वां संस्करण जारी किया जाएगा। इसमें देखिए जो रैंकिंग जारी की जाती है इसके लिए कौन कौन से मापदंड यानी क्राइटेरिया अपनाई जाती है। तो उसमें देखिए शिक्षण, अधिगम और संसाधन के ऊपर ध्यान दिया जाता है, यानी किस यूनिवर्सिटी कॉलेज में ये सारी चीज़ें बेहतर हैं। उसके बाद फिर देखिए वहाँ पर अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास किस प्रकार का है उसको देखा जाता है। वहाँ से स्नातक करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनका परिणाम किस प्रकार का है, वहाँ के जो स्टूडेंट की आउटरीच कैसी है, वहाँ पर समावेशिता का सिचुएशंस क्या है। इसके अलावा देखिए वहाँ सह अभ्यासिक गतिविधियों और धारणाओं पर भी ध्यान दिया, यानी इतनी सारी चीज़ों के आधार पर रैंकिंग जारी की जाती है। यानी जिस इंस्टीट्यूट का इन सारी चीज़ों से रिलेटेड परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है उसकी रैंकिंग सबसे अच्छी होती है। इसका देखिए उपयोग किस लिए किया जाता है, उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। यानी जो उच्च शिक्षा संस्थान क्वालिटेटिव हैं, इस प्रकार से रैंकिंग जब प्रदान की जाएगी तो वो अपनी गुणवत्ता को और भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो एक प्रकार से ये उनको प्रोत्साहन के रूप में होता है। इसके अलावा देखिए
छात्रों को बेहतर संस्थान का चयन करने में भी इससे सहायता मिलती है। जब इस प्रकार की रैंकिंग जारी की जाती है तो जो स्टूडेंट पढ़ने वाले होते हैं उनको बेहतर इंस्टीट्यूट का चयन करने में बहुत आसानी होती है। उनको आसानी से पता चल जाता है कि कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ना मेरे लिए बेहतर होगा या इंडिया का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट कौन है। तो बहुत अच्छा होता है ये स्टूडेंट के लिए भी। ठीक है, वर्तमान में देखिए इसकी जो रैंकिंग जारी की गई है 2024 में अगस्त में, उसमें देखिए भारत के कुछ महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय और कॉलेजों की लिस्ट हम लोग देख लेते हैं, जिसमें हम लोग शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों की सूची देख लेते हैं और फिर शीर्ष 10 कॉलेजों की सूची। देखिए शीर्ष 10 यूनिवर्सिटी में यानी सबसे टॉप 10 यूनिवर्सिटी में पहले स्थान पे देखिए भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc बेंगलुरु को मिला है, यानी सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में पूरे इंडिया में यह है। उसके बाद फिर देखिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर देखिए जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी नई दिल्ली है। उसके बाद फिर देखिए चौथे स्थान पर मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी MAHE है जो मणिपाल में है। उसके बाद पांचवें स्थान पर देखिए अपना BHU है वाराणसी। उसके बाद छठे स्थान पर देखिए DU यानी दिल्ली विश्वविद्यालय है। उसके बाद सातवें स्थान पर देखिए अमृता विश्व विद्यापीठम कोयम्बटूर है। आठवें स्थान पर देखिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU है। नौवें स्थान पर देखिए जादवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता में है। और 10वें स्थान पर वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी VIT है जो तमिलनाडु वेलोर में स्थित। यानी इस प्रकार से ये 10 जो टॉप 10 यूनिवर्सिटी अपने देश में रैंकिंग में शामिल है। इसके बाद फिर देखिए इसी रैंकिंग में 10 टॉप 10 कॉलेजों की भी सूची जारी की गई है और वो कॉलेज देखिए कौन कौन से हैं। 10 टॉप 10 कॉलेज देखिए पहले स्थान पर हिंदू कॉलेज दिल्ली को रखा गया है, यानी जो दिल्ली का हिंदू कॉलेज है वो पूरे इंडिया में सबसे नंबर 1 कॉलेज के रूप में बना। उसके बाद दूसरे स्थान पर देखिए मिरांडा हाउस है। तीसरे स्थान पर सेंट स्टीफेंस कॉलेज है। फिर देखिए चौथे स्थान पर हंसराज कॉलेज दिल्ली है। पांचवें स्थान पर श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स ये भी दिल्ली में है। छठे स्थान पर लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन दिल्ली है। आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज दिल्ली। DAV कॉलेज चंडीगढ़। उसके बाद देखिए 9वें स्थान पर किरोड़ी मल कॉलेज दिल्ली तथा 10वें स्थान पर रामजस कॉलेज दिल्ली। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये जो रैंकिंग है इसमें 10 में से 9 कॉलेज जो है दिल्ली में स्थित है, यानी ये कॉलेज पूरे इंडिया में टॉप 10 कॉलेजों में माने जाते हैं। और इनमें इस प्रकार की शिक्षा ये सारी चीज़ें जब भी आप लोगों ने मानदंड में देखा तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं, इसी की वजह से इनको ये रैंकिंग प्रदान की गई। इन टॉप 10 कॉलेजों में एकमात्र ये कॉलेज DAV कॉलेज है जो चंडीगढ़ का है, वही अपना स्थान बना पाया, लेकिन बाकी 9 कॉलेज सब दिल्ली में ही स्थित है। ठीक है, तो ये था NIRF रैंकिंग के बारे में। अब देखिए जो लास्ट है सबसे अंतिम पाठशाला। ये देखिए क्या है, पाठशाला भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय और NCERT के द्वारा विकसित एक ऑनलाइन मंच है जो डिजिटल माध्यम से शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराता है। यानी यह भी डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया एक डिजिटल मंच है। इसकी देखिए विशेषताएं क्या होती हैं। इस पर भी पाठ्य पुस्तकें, वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन और अन्य संसाधन उपलब्ध रहते हैं। इसका उपयोग मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। इसमें देखिए प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर तक सभी कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम उपलब्ध होता है। यानी कोई स्टूडेंट प्राथमिक कक्षा से लेकर माध्यमिक कक्षा तक के पाठ्यक्रम का अध्ययन करना चाहे तो इसके से कर सकता है। इसका उपयोग देखिए कौन कौन से लोग करते हैं। छात्र और शिक्षक डिजिटल संसाधनों तक उपयोग पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इसका करते हैं। उसके अलावा जो डिस्टेंस एजुकेशन यानी दूरस्थ शिक्षा और स्व अध्ययन वाले स्टूडेंट होते हैं वो भी इसका उपयोग करते हैं और इसके द्वारा उसको बढ़ावा मिलता है। तो इस प्रकार से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने ये पहल और इनोवेशन वाले यूनिट में क्या देखा कि ये सभी डिजिटल पहल और संसाधनों का मुख्य उद्देश्य भारत में शिक्षा प्रणाली को अधिक सुलभ बनाना है, समावेशी बनाना है और गुणवत्तापूर्ण बनाना है। इसमें देखिए एजुसेट, स्वयं और पाठशाला जैसे मंच शिक्षा को सभी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जबकि NAD और NIRF
संस्थानों और छात्रों को प्रमाणित और मान्यता प्राप्त शिक्षण अनुभव प्रदान कर रहे हैं। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो ये सभी जितने भी मंच हैं अपने देश में शिक्षा को सभी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, सभी को एक समान शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और सबको एक ही गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इनके द्वारा किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी भी स्टूडेंट के साथ नहीं किया जा रहा है और उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री उनको उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आप लोगों को जानना भी है और इसका उपयोग भी करना है। आप लोग एक बार अपने मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर पर इन सारे प्लेटफॉर्म्स को ओपन करके देखिए कि ये चीज़ें जो बताई जा रही हैं वास्तव में ऐसा है कि नहीं। आप लोग स्वयं की वेबसाइट खोल के देख सकते हैं, एनएडी की खोल सकते हैं, ई पाठशाला खोल सकते हैं, जो भी कोई खोलना हो आप लोग अपने मोबाइल पर या कंप्यूटर पर इसको ओपन करिए और फिर देखिए कि इसमें अपने देश की सरकार के द्वारा आपके लिए क्या क्या चीज़ें उपलब्ध कराएगी। तब जाके आपको इसके बारे में व्यवहारिक नॉलेज होगा, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन इसके बारे में आप हकीकत में कब जानेंगे, जब इसको आप खुद से ओपन करके देखें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम लोगों ने बेहतर तरीके से अध्ययन डिटेल में किया। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक रखा जाए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। तो आप लोगों ने मेरे इस क्लास में अपने आप को इतने देर तक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।